हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स एंड देयर लीगल पोजीशन। तो ये हमारा कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आता है हमारा प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फ्लोटेशन और राइजिंग ऑफ कैपिटल, और फोर्थ आता है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी के अंदर आता है कि आप किस तरीके से अपने कंपनी को प्रमोट करेंगे। इनकॉर्पोरेशन में आता है कि आप उसे आरओसी के पास आप आरओसी के पास में उसे जाके इनकॉर्पोरेट कराएंगे और कितने टाइम के अंदर वो वहाँ पर लीगल अप्रूवल मिलेगा। फ्लोटेशन के अंदर आता है कि जो भी आपका कैपिटल है वो आप किस तरीके से वहाँ पे रेस करोगे। और लास्ट में आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आती है आपकी जो भी आपकी बिजनेस है उसकी क्या लोकेशन है और कब से आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये चार चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें इन चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी के लिए यहाँ पे आता है आपका प्रिलिमिनरी एंड नेसेसरी स्टेज। प्रिलिमिनरी के अंदर आता है जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी आप कंपनी को बनाने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेज होता है सबसे पहले उसको पास करना पड़ता है। सेकंड आता है आपका रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग द प्लानिंग द फाइनेंसिंग। इसके अंदर आपको जो आप किस तरीके से प्लानिंग करोगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, सबसे पहले क्या प्लानिंग करोगे, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये आता है आपका सेकंड स्टेप के अंदर। और थर्ड आता है आपका प्रमोशन। तो जो हमारी कंपनी जब भी बनाई जाती है तो उसको कौन प्रमोट करता है। किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए सबसे मेन जो हाथ होता है वो होता है प्रमोटर्स का। तो यहाँ पर जो हमने प्रमोटर्स की बात की है तो अब हम ये देखते हैं कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा प्रमोटर्स, जिसके अंदर ये हमारा आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के अंदर। अब प्रमोटर्स के बारे में जो होता है ना, ये सब कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा गया होता है। ये आपके नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस के अंदर इनका नाम जो है वो वहाँ पे दिया जाता है। सेकंड आता है कि प्रमोटर्स के लिए हम ये भी बताते हैं कि इसके अंदर जो एनुअल रिटर्न है वो कौन फाइल कर सकता है, जो आपका सेक्शन 92 के अंदर आता है। इसके बाद में आता है इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो उसका कंट्रोल है, जो प्रमोटर्स का कंट्रोल होता है वो किस तरीके का होता है कंपनी के ऊपर। या तो वो डायरेक्ट में होगा या फिर वो जो कंट्रोल होगा वो इनडायरेक्ट में होगा। अब जो भी ये प्रमोटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली जो कंपनी के मालिक ही होते हैं और ये कंपनी को चलाने का काम करते हैं। यहाँ पे कंपनी को किस तरीके से आगे लेके जाना है, कंपनी के अंदर किस टाइम पे कितना फंड को रेस करना है, किस टाइम पे कितना फंड निकाला जाएगा। तो ये सभी काम किसका होता है, प्रमोटर्स का। अब जो भी प्रमोटर्स होते हैं ना हमारे, वो कंपनी के किस किस तरह से काम में आते हैं। तो जैसे वो कभी कभी वो शेयर होल्डर्स के तरह भी रहते हैं, वो डायरेक्टर्स की तरह भी रहते हैं, और इनके अलावा भी वो किसी और उसमें काम करते हैं। तो ये आता है आपका प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। तो इसका क्या फंक्शन होता है, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। अब प्रमोटर्स का क्या फंक्शन है, क्या इनका काम होता है, सबसे पहले ये आइडिया को लेकर आते हैं। किसी भी बिजनेस को बना जब हम नया बिजनेस बनाते हैं तो उसके अंदर जो किस तरीके से आने वाले टाइम पे क्या आइडिया को हम लेकर आएंगे, तो वो सारा काम होता है प्रमोटर्स का। जब भी डिस्कवरी ऑफ आइडिया होता है तो ये किसके लिए हमारा काम में आता है, न्यू बिजनेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए। अगर हम अपने बिजनेस को आगे और एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो आइडियाज़ भी कौन लेकर आता है हमारे पास, प्रमोटर्स। थर्ड आता है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर हमें जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो सब भी कौन देखता है, प्रमोटर। इसके बाद आता है हमारा रिस्क इन्वॉल्व। तो जो भी रिस्क होती है वो भी सबसे ज़्यादा किसको देखनी पड़ती है, प्रमोटर्स को। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है वो सब भी कौन करता है, प्रमोटर्स ही करता है। जिसके अंदर वो ये देखता है कि जो हम कोई भी मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी कॉस्ट लगाई जाएगी,
उससे कितना प्रॉफिट जनरेट होगा कंपनी को, प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो ये सारा काम किसका होता है? प्रमोटर्स का। हेल्प टू स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स ही है। अब ये जो प्रमोटर्स होते हैं ना, ये किसके साथ में हेल्प लेते हैं? यहाँ पे एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेते हैं, स्पेशलिस्ट की हेल्प लेते हैं। तो और ये इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए यहाँ पर इनकी हेल्प में इनकी लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है आपका असेंबलिंग ऑफ रिसोर्स। अब जितना भी हमारे रिसोर्स की अगर आने वाले टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारा काम भी कौन देखता है? आपका प्रमोटर्स। अब रिसोर्सेस किस टाइप के आते हैं हमारे, जैसे कि हमें कितना मटेरियल का परचेज करना है, हमें कौन सी लैंड चाहिए, किस टाइप की मशीन चाहिए, तो ये सारा आपका आता है रिसोर्सेज के अंदर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बनता है आपका प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स। अब जो हमारे प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, जिन भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें भी कौन देखता है? प्रमोटर्स। जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और साथ में आता है आपका प्रोस्पेक्टस। एंटरिंग इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में ये किसी भी अगर हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम एंटर करते हैं, तो उसके अंदर ये क्या क्या पॉइंट्स को देखता है यहाँ पे, कि जो साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम करता है साइन करने का। सेकंड आता है कंपनी को अप्रूव करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और थर्ड आता है आपका प्रमोटर्स आर लाइबल। अब ये जो भी काम है ना, ये कौन लाइबल होता है इसके लिए? यहाँ पर प्रमोटर्स ही लाइबल होता है। प्रमोटर्स यहाँ पे लाइबल होता है, जो भी उन्होंने कंपनी के जो सिग्नेचर वगैरह किए है ना, तो उसके लिए कौन लाइबल है? आने वाले टाइम पे प्रमोटर्स इसके लिए लाइबल रहता है। इसके बाद में जो भी अपॉइंटमेंट होती है ना, बैंकर्स की, सॉलिसिटर्स की और अंडर राइटर्स की, तो ये सब जो अपॉइंटमेंट्स होती है, ये भी कौन देखता है? यहाँ पर प्रमोटर्स। तो ये कुछ फंक्शंस थे प्रमोटर्स के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स, कि जो प्रमोटर्स होते हैं ना हमारे, वो बिजनेस के अंदर उनकी क्या पोजीशन रहती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है आपका प्रमोटर्स फिड्यूशरी पोजीशन, बेनिफिट कंपनी इंटरेस्ट। अब जो इनका काम होता है ना, वो बस यही काम रहता है कि कंपनी के इंटरेस्ट में यहाँ पर काम किया जाए। दूसरी चीज आती है आपकी प्रमोटर्स बेनिफिट कंपनी कॉन्सेंट। ये जो प्रमोटर्स होते हैं ना, किसको बेनिफिट देते हैं? कंपनी के कॉन्सेंट को, मतलब अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए ही बस ये काम करते हैं। अब ये कुछ अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं करते। तो जो भी यहाँ पर इन्हें बेनिफिट, अगर कंपनी के हित में काम ही किया जाता है हमेशा, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं। प्रमोटर्स फुल डिस्क्लोजर। अब इसके अंदर जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है ना, ये उस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। अगर कोई भी कॉस्ट होती है ना, तो उसके पूरा वहाँ पर कंपनी को वहाँ पे बताया जाता है कि इसमें इतनी कॉस्ट लग रही है, या जो भी पूरे बिलिंग होता है वो सब वहाँ पर कंपनी को दी जाती है। प्रमोटर्स प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ ओन प्रॉपर्टी। अब जो प्रमोटर्स होते हैं ना, अगर उनको जैसे अपने खुद की कोई लैंड है, किसी प्रमोटर्स के पास लैंड है, और उस लैंड की वैल्यू जब उसने परचेज करी थी, वो वहाँ पर उस टाइम पे 1 करोड़ थी। बट अब प्रमोटर्स क्या चाहता है? वो ही लैंड वो कंपनी को सेल करना चाहता है 2.5 करोड़ की। तो वो ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका सेल प्रॉफिट हो गया। बट अगर यही चीज़ वहाँ पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, या जो भी शेयर होल्डर्स है उनके सामने वहाँ पर रखता है, और उन लोगों ने वहाँ पर अप्रूव कर दिया कि हाँ, आप हम 2.5 करोड़ के अंदर उसको खरीदने के लिए तैयार है, तो उस केस के अंदर वो उसको वहाँ पर परचेज करेंगे। बट अगर सेल्फ बेनिफिट की बात आती है, तो वो चीज़ प्रमोटर्स वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल यहाँ पर लगता है। इसके बाद में आता है रिजेक्ट हिज सेल रिकवरी द प्रॉफिट। इसके अंदर अगर कंपनी को कुछ भी ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स ने सेल्फ बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा काम किया है, तो उस टाइम पर उस जो वो सेल है उसको भी वहाँ पर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेल्फ प्रॉफिट के लिए ऐसा कोई भी काम यहाँ पर प्रमोटर्स नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ लीगल पोजीशन प्रमोटर्स की। इसके बाद में आता है हमारा राइट्स ऑफ प्रॉफिट, कि प्रमोटर्स के पास में क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो इनके पास में राइट होता है राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। यहाँ पर जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, उसको यहाँ पे रिसीव करने का इनके पास एक राइट है। राइट टू रिकवर प्रपोर्शन अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। जितना भी मतलब जो प्रपोर्शन होता है, कुछ मतलब अ, कुछ प्रपोर्शन जो होता है अमाउंट का, अगर वो उन्हें रिसीव नहीं हुआ है, को प्रमोटर्स थे, तो वो उसको वहाँ पर रिसीव करने का भी इनके पास एक राइट है।
राइट टू रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, तो वो कैसे मिलता है इनको? फुली और पार्शल मिलता है पेड अप शेयर कैपिटल से, या फिर दूसरा इनको डिबेंचर से वहाँ पर प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये थे इसके राइट्स। इसके बाद में आता है आपका लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स, की प्रमोटर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज होती है। सबसे पहले आता है कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी कंपनी में, मतलब जब कंपनी बनाई जा रही है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, और वहाँ पर कंपनी ने अगर फॉल्स या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? प्रमोटर्स इसके लिए लाइबल होंगे। अगर किसी भी कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे प्रमोटर्स लाइबल होते हैं, और ये बात आपकी सेक्शन 447 के अंदर यहाँ पर लिखी गई है। सेकंड पॉइंट आता है आपका पर्सन बियरिंग लॉस डैमेज बाय मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी पर्सन ने यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आने वाले टाइम में कंपनी को लॉस हो गया या कोई भी डैमेज हो गया है, मतलब कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो ये भी किसकी लाइबिलिटी के अंदर आता है? ये भी आपके प्रमोटर्स की लाइबिलिटी के अंदर आता है। थर्ड आता है आपका फुल डिस्क्लोजर। जैसे कि अभी मैंने आपको एक लैंड का एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि प्रमोटर्स की लैंड थी 1 करोड़ की, और वो चाहता था कि वो कंपनी को सेल कर दे 2.5 करोड़ के अंदर। तो ये बात उसको वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने वहाँ पे बतानी पड़ेगी। इनकेस अगर उन्होंने एक्सेप्ट करते हैं और वो, उनको कोई भी डिसीजन से आपत्ति नहीं होती, और उन्होंने बोला कि 2.5 के अंदर हम खरीदने को तैयार है, तो इस केस के अंदर वहाँ पर प्रमोटर्स के ऊपर कुछ भी काम नहीं होता है, ऐसा कुछ भी उनको बोला नहीं जाएगा। बट अगर उन्होंने जानबूझ के कंपनी को ये बोला है कि उनको 2.5 के अंदर खरीदनी ही पड़ेगी, तो उस केस के अंदर वहाँ पर उनको फाइन हो सकता है 50 करोड़ का, और साथ में यहाँ पर 5 टाइम्स द अमाउंट, जितना भी उनको लॉस हुआ है कंपनी को, उसका 5 गुना उनको ज़्यादा प्रमोटर्स को वहाँ पे पे करना पड़ जाता है। फंड डाइवर्टेड, अगर उन्होंने फंड्स का कुछ गलत हेरा फेरी की है, तो वहाँ पर उनको 6 ईयर्स का वहाँ पर फाइन है, और 6 ईयर्स की यहाँ पर जेल आती है। इसके बाद में आता है आपका इनकॉर्पोरेशन विद इंस्पेक्टर 6 मंथ और 50,000 रुपीज़। इसके अंदर आता है अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कुछ हेरा फेरी हुई है, तो इसके अंदर 6 मंथ का यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, और साथ में 50,000 रुपये उनको फाइन पे करना पड़ता है। तो इसमें से जो भी हायर होगा वो वहाँ पर पे करना पड़ जाता है। इसके बाद में आता है आपका सेकंड पॉइंट, जो था आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट पॉइंट था आपका प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, सेकंड पॉइंट आता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो कंपनी है उसको बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो पॉइंट आपका यही आता है कि जब भी कोई कंपनी बनती है, तो उसका पर्पस ये रहना चाहिए कि वो एक लॉफुल तरीके से काम करे। जो भी हमारे लॉ के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, उसको वहाँ पर फॉलो किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका लॉफुल तरीके से वो काम करनी चाहिए। अब इसके अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर आपका फर्स्ट आता है डिन, जिसके अंदर हमारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को यहाँ पे लेना पड़ता है। सेकंड आता है आपका डिजिटल सिग्नेटरी, जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो वहाँ पे लाने पड़ते हैं। और थर्ड आता है आपका आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद में आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका अवेबिलिटी ऑफ अ नेम। अवेबिलिटी ऑफ नेम के अंदर आता है आपको यहाँ पर 6 नेम जो है वो सजेस्ट करके आपको वहाँ पर रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे, और विद इन 7 डेज के अंदर वो लोग आपको ये बता देंगे कि जो आपके जो नेम है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 7 डेज का उनके पास टाइम होता है, जिसके अंदर वो आपको एक्सेप्ट और रिजेक्शन के बारे में वहाँ पर बता देते हैं। इन केस अगर जो आपने वहाँ पे नाम को जो सजेस्ट किया है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद में जो नेम एक्सेप्टेंस के बाद में क्या आता है आपका डॉक्यूमेंट फाइल। आपको वहाँ पर जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके जाने पड़ते हैं आरओसी के पास में। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिक्लेरेशन। यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपकी कंपनी को वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ में आपको एफिडेविट वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। कंपनी के एड्रेस के बारे में बताना पड़ता है आपको। पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर के बारे में बताना पड़ता है कि कितने लोगों को आपने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट किया है। इसके बाद में आता है यहाँ पर आपका
पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ता है। पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर कि आपका फर्स्ट डायरेक्टर कौन है यहाँ पर। उसके बाद में आपको बताना पड़ता है कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद में फाइल को वहाँ पर एग्रीमेंट के लिए आप सबमिट कर देते हैं। इसके बाद में आपका लास्ट आ जाता है यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस। तो ये था आपका इनकॉर्पोरेशन का इनकॉर्पोरेशन के अंदर पॉइंट्स। इसके बाद में अगर ये सारे स्टेप्स जो है वो फुलफिल हो जाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर डन कर देता है आरओसी। और डन हो जाने के बाद यहाँ पर डन करने के बाद में सर्टिफिकेट एक वो प्रोवाइड करता है, जो आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये आपका फॉर्म नंबर 11 के अंदर आता है, जिसके अंदर कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर वहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो ये आता है आपका इनकॉर्पोरेशन के अंदर। इसके बाद में आपका थर्ड स्टेप आता है, जिसके अंदर होता है फ्लोटेशन और राइजिंग ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल को रेज करना है, तो कैपिटल को रेज करने का काम किसका होता है? अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये काम हमारा प्रमोटर्स का होता है। कैपिटल कितनी लगाई जाएगी, किस टाइम पे कैपिटल को कितना निकालना है, तो ये सारा काम आपका प्रमोटर्स ही देखता है। जिसके अंदर सबसे पहले अगर कैपिटल को रेज करना होता है तो कंपनी यहाँ पे दो तरीके से करती है। फर्स्ट आता है आपका शेयर इशू करती है, और सेकंड आता है वो डिबेंचर्स करती है। बट सभी कंपनीज क्या करती है, शेयर को यहाँ पे इशू करती है। तो ये उनका फर्स्ट होता है, जिसके अंदर आपके पब्लिक और प्राइवेट टाइप की यहाँ पर निकलती है। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिक कंपनी है तो वो सिर्फ वहाँ पर प्राइवेट कंपनी से ही ले सकती है, और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो 90% ऑफ शेयर पेड अप कैपिटल वहाँ पर लेगी। तो ये आता है आपका शेयर में और डिबेंचर में। इसके बाद में आता है आपका फोर्थ स्टेप, जिसके अंदर होता है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपका लास्ट स्टेज होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर आपका कंपनी का एड्रेस आता है, कंपनी का लोकेशन आती है, और इसके बाद में जो बिजनेस है उसको वहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है। तो इस तरीके से जो आपकी कंपनी है वो वहाँ पर बना दी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।